नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिलीप पटेल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीएसटी टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अनिल भाई पटेल। अनिल जी, आपका स्वागत है दिलीप भाई नमस्ते। हमारे स्टूडियो में। अनिल जी, महाराष्ट्र में बीजेपी गलत भ्रम फैलाने का प्रयत्न क्यों कर रहा है और उसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, बीजेपी वो पार्टी है जो साम दाम दंड भेद सभी में मानती है। जिस तरह थोड़ा लूज गेंद जो है हरियाणा में कांग्रेस ने फेंका, शैलजा वाला इशू हुआ, दिनेश यादव वाला इशू हुआ, और नेता लोगों को थोड़ी नाराजगी की बात आई, तो उसी के अंदर उसने पूरा नैरेटिव सेट कर दिया, साथ में जाट वर्सेस ऑल का कर दिया, और वहाँ कैसे खेल पलट गया हमको पता है। सही बात। जिस तरह का अभी महाराष्ट्र की जो खबरें आ रही हैं दिलीप जी, वो बेहद खतरनाक और बेहद चिंताजनक बीजेपी के लिए। हालांकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आज गुजरात में थे, गुजरात में बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लिया, और रशिया में जो है वो नरेंद्र मोदी गए हुए हैं, वहाँ मोदी मोदी हो रहा है, और किस तरह से नाटक हो रहा है हम देख रहे हैं। आपके हमारे टैक्स के पैसे से कैसे नाम हो रहा है वो हम देख रहे हैं। लेकिन जो आपने पूछा कि गलत नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है, क्यों बीजेपी को अब लगने लगा है कि यहाँ हम हरियाणा की तर्ज पर जो जातिगत समीकरण थे वो सेट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हम मराठा वर्सेस ऑल नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हम ओबीसी वर्सेस आदिवासी या 80-20 जो मुस्लिम वर्सेस हिंदू नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। और उस हिसाब से अब देखा जाए तो जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें जिस तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, यूँ कहें कि सिंगल डिजिट में आ गई, उस हिसाब से बीजेपी को 50-60 से नहीं आती, और पूरी महायुति को मिला लें जिसमें अजीत पवार भी हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे भी हैं, उन सबको मिला लें तो भी 80-85 या 90 या 100 से ज़्यादा ये लोग आगे बढ़ नहीं बढ़ सकते। तब सवाल ये है कि क्या किया जाए। तब सवाल यही है कि मीडिया, जो गोदी मीडिया या बीजेपी समर्थक मीडिया है, उसके माध्यम से उन्होंने कल देखिए पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे देश में भ्रम फैलाया कि जो संजय राउत हैं वो अमित शाह से मिले हैं, और जो फडणवीस हैं वो जो उद्धव ठाकरे से मिले हैं, और उसी बीच उनकी एक नेत्री हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उनका एक वीडियो वायरल कराया गया कि किस तरह वो मोदी का बखान कर रही हैं। ये तीनों का कॉकटेल ऐसा बैठाया गया कि बहुत सारे जो मीडिया के लोग हैं, यूट्यूबर हैं, वो सकते में आ गए, या यूँ कहें कि उनको लगता ही नहीं था, और मीडिया ने इस हिसाब से, जो मोदी समर्थक मीडिया है, जिसको कहते हैं ग्रेटर नोएडा, जो कहते हैं कि वो इस तरह का पूरा उसने कल नैरेटिव सेट किया। लेकिन जिस तरह से संजय राउत सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन हमको बात नीतीश कुमार की भी याद रखनी चाहिए। नीतीश कुमार भी यही सब कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं। लेकिन ठीक है, वो हम बात कर सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो जिस तर्ज पे कहा, आपको ख्याल होगा, दीवार फिल्म में एक डायलॉग हुआ करता था कि बच्चा बूट पॉलिश करता है और दो शख्स आते हैं और एक ऐसे सिक्के फेंकता है, तो वो बच्चा कहता है ना कि मैं आज भी उठाए हुए पैसा नहीं लेता। वो जब बड़ा होकर अमिताभ बच्चन कहता है, तब कल वही डायलॉग जो है वो उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता हूँ। मतलब आज भी अगर आप मुझे सीट का लालच देंगे, सत्ता की लालच देंगे, सीएम बनाने का लालच देंगे, तो मैं उठाऊंगा नहीं, क्योंकि वो भीख होगा मेरे लिए। क्योंकि जब मेरा अधिकार था तब आपने मुझे नहीं दिया, और मेरे ड्राइवर को या मेरे पिछलग्गू को या मेरे द्वारा बनाए हुए एक व्यक्ति को आपने तोड़ा, 50 करोड़ में तोड़ा, 100 करोड़ में तोड़ा, लेकिन आपने उसको मेरा सिंबल छीना, जो मेरे पापा की विरासत थी या मेरे पिता की विरासत थी, उसको आपने तोड़ा, सिंबल तोड़ा, और सिंबल तोड़ के आपने गलत व्यक्ति को दिया, एक गद्दार को दिया। उनकी भाषा में बात कहें तो फिर मैं आपके साथ में कैसे मतलब जो जिस व्यक्ति ने मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश की, खास करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उसके साथ अब मैं कैसे जा सकता हूं। कड़क शब्द में जब उन्होंने ये पूरा मैसेज दिया, तब पूरा नैरेटिव जो है वो ढेढा के टूट गया। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि इस पूरे पारी में बीजेपी लाभ लेने का प्रयत्न करती रही कि जो उनके वोट बैंक है वो टूटे, और साथ में, लेकिन देखिए हरियाणा में और बेसिकली महाराष्ट्र में क्या फ़र्क है। हरियाणा में कांग्रेस ने पूरा भूपेंद्र हुड्डा पर छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है।
यहाँ पर नाना पटोले कांग्रेस की तरफ से हैं, उद्धव ठाकरे संजय राउत जी हैं वो शिवसेना उद्धव की तरफ से हैं, लेकिन जिसमें सबसे बड़े जो कलाकार हैं, मैं रियल में चाणक्य कहता हूँ, वो है शरद पवार। शरद पवार ने जो स्क्रिप्ट लिखी इसके बाद उसी हिसाब से मंचन हुआ, उसी हिसाब से कांग्रेस ने भी अपने आप को कहा कि कुछ सीटों पर दिक्कत है। देखिए वो कह नहीं सकते, वो मानने वाली बात है। क्यों? क्योंकि विदर्भ जो इलाका है उसमें कांग्रेस का बैठक है और वहाँ पे 62 सीट के आसपास आती है। इस बार वहाँ पर एनसी मतलब शिवसेना ने भी वहाँ अच्छा काम किया है, दोनों मिलकर अच्छा काम किया है, उनका प्रदर्शन वहाँ सुधरा है। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि जब हमारा प्रदर्शन सुधरा, आप सोचिए 2019 में जो पार्टी एक थी, एक सीट लोकसभा की, आज वो अपक्ष के साथ मिलकर 14 है। मतलब कितना बड़ा उसने गेन किया है, आप सोचिए। वो गेन किया तो स्वाभाविक है, वो कुछ लोगों का अधिकार होता है। देखिए जब हम गठबंधन सरकार में होते हैं, हमको लगता है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, भले हम हरियाणा में हार गए लेकिन महाराष्ट्र में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है तो हम मांगेंगे, सही बात, वो हमारा अधिकार है। लेकिन गठबंधन के अंदर की बात रहनी चाहिए। लेकिन ये गठबंधन कुछ सीटों को लेकर थोड़ी तनातनी है। और ये बात नाना पटोले बेसिकली आपको बता दें वो पाटीदार नेता है वहाँ के, तो उनको भी लग रहा है कि अगर इस बार अच्छी सीट लगेगी तो हम सीएम बन सकते हैं या डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक कुल मिला के एक बात नक्की है महाविकास अघाड़ी में कि उनके पास एक नेता उद्धव ठाकरे, भले लड़ा जा रहा है जो शरद पवार की आगेवानी में पूरी लड़ाई, लेकिन उनके पास एक ही सीएम फेस है, वो है उद्धव ठाकरे। वो उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है। देखिए चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, क्या समीकरण होंगे, हम कितने पैसे बांटेंगे, कितने लोगों को उतारेंगे, एससी एसटी ओबीसी हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, और हमारे साथ रहे उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या रणनीति अपना रहे हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन हमारा जो गठबंधन है वो पहले एकजुट रहे, एक मुद्दे पर हम लड़ें, और जो सामने वालों को हम कैसे घेरें उसमें अगर कहीं पंचर नहीं होता है तो निश्चित है आधी जीत आप पहले ही जीत लेते हैं, मानसिक जीत आप जीत लेते हैं। महाराष्ट्र में क्या है कि शुरू से ही मानसिक जीत है वो महाविकास अघाड़ी ने जीता है। महाविकास अघाड़ी मतलब इंडिया गठबंधन ने अपनी तरफ से जीता है, उसका एज है। और शायद इसलिए देखिए आप, मुस्लिमों को पगार बढ़ाना, महिलाओं को पैसे देना, पुरुषों को पैसे देना। आपको पता है महिलाओं को पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? महिलाओं को पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पुरुष उनको वोट देने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो पुरुष के साथ दिक्कत है, बेरोजगारी उसके साथ है, आवक की जवाबदारी उसके साथ है, आवक बढ़ नहीं रही है उसको। आंदोलन अगर युवक करते हैं तो पुलिस उनको मारती है, जेल में ढो देती है। अगर बदलापुर जैसा कांड होता है तो क्या होता है आप उनको पता ही है। मतलब और दूसरी चीज़ें, वहाँ लोगों में एक बात ये फ्लेवर चली गई है कि ये गुजराती वर्सेस मराठी का, मैं बार बार ये बात अपने यहाँ गुजराती दर्शकों को कहता हूँ, सभी गुजरातियों को लेकर लोगों में नाराजगी नहीं है, लेकिन एक जो गुजराती कार्टेल है वहाँ, गुजराती कार्टेल मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट की कार्टेल, उद्योगपतियों का कार्टेल, उनको लगता है मराठियों को गुजराती आकर हमको यहाँ दबा रहे हैं आर्थिक तौर पर, और हमारे यहाँ जो उद्योग लगने वाले हैं उसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात शिफ्ट कराते हैं। मतलब एक तरह हमको आर्थिक तौर पर कमजोर तो कर ही रहे हैं, और जो आवक हमारे राज्य को हो सकता है उसको भी हमको नहीं दे रहे हैं। और धारावी जैसे बड़े प्रोजेक्ट को जो पहले किसी दूसरी कंपनी के पास था वो अदानी जैसे व्यक्ति को दे दिया जाता है, और उसके लिए कई सारे नियमों को तोड़ा जाता है, कई सारे जीआर बदले जाते हैं, कई सारे जो बिल्डरों को दबाया जाता है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसलिए वहाँ एक जो फ्लेवर है ये है। और दूसरी चीज़ एक बात ये है कि दलित और एसटी मतलब जो ट्राइबल और एससी, ये दोनों मिलकर उसका जो कॉकटेल है वो कहते हैं उसको वहाँ पर मराठा, मुस्लिम एम और आदिवासी MVA, वहाँ कहते हैं मराठा, मुस्लिम और आदिवासी एम जो W और A ऐसा करके वो एक सिंबल बना। अगर ये लोग तीनों मिल जाते हैं तो लगभग 42% से ज़्यादा वोट शेयर वहाँ उनका हो जाता है। मतलब ये जो मैंने बताया फ़ायदा किस तरह भ्रम फैलाने का कोशिश किया और किस तरह इनके फेवर में मामला बनता है वो। अब मैं आपको बताता हूँ महायुति की क्या स्थिति है। महायुति की क्या स्थिति है कि महायुति में 3 लोग हैं, अपने हिसाब से वो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे कैसे करेंगे भी स्पष्ट नहीं है। अब आप देखिए कि जैसे कि पूरा भ्रम फैलाने का कोशिश किया, भ्रम को तोड़ा गया, फिर ये चीज़ होगी सर। सही अगर उस भ्रम में नहीं फंसे, जिस तरह हरियाणा में फंस गए थे या जिस तरह झारखंड में तोड़ने की कोशिश की वहाँ सरकार को, और किस तरह से सामने लाने का प्रयास हुआ, ये सब चीज़ें में अगर नहीं फंसे तो ये समझ के मान चलिए कि थोड़ा जो फायदा है मानसिक तौर पर, क्योंकि लोगों को एक लगता है
कि भैया देखो इन्होंने शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, इन्होंने जो है लोकल लोगों को तोड़ा, हमारे मराठवा के लोगों को तोड़ा, लेकिन फ़ायदा जो मिलता अभी दिखने, भाई इतना सारा पैसा दे दिया है, सब कुछ लूट दिया, और सबसे बड़ी बात ये है कि अब 90,000 करोड़ का कर्ज मतलब अन्यत्र हो गया। अब नई सरकार है कि उसके पास पूरा 1.5 लाख करोड़ का कर्ज होगा। मतलब साफ है कि अब कुल मिला के जो उस पर कर्ज होगा करीब 10 लाख रुपए का कर्ज होगा। अभी 8.5 लाख का कर्ज, और नया जो साल आएगा उसमें 1.5 लाख का कर्ज और बढ़ेगा, यानी 10 लाख रुपए का कर्ज है। और लोग, और वहाँ 10 करोड़ की बस्ती है, उनका कहना है 10 लाख करोड़, तो मतलब पर मराठी 1 लाख रुपए का कर्ज हो गया है अभी। समझो हमारे यहाँ 6.5 करोड़ की बस्ती है और वहाँ पे 10 करोड़ की बस्ती है, तो आपको ये मान के चलिए कि अब 1 लाख करोड़, इतना होने के बाद 1 लाख रुपए का जो कर्ज है वो अब हर मराठी के सर पे बढ़ गया है। और मतलब यही सब चीजें लोगों को अब यहाँ आसक्त कर रही है, यही सब चीजें जो हैं लोगों को वहाँ बीजेपी से दूर करने का प्रयत्न कर रही है। बीजेपी कितने भी रणनीति लगा ले, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं वो लोगों को वहाँ असर कर रही है। अनिल जी, महाविकास आघाड़ी में और महायुति की रणनीति में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महायुति की बात करें, जो भी सरकार में है, यानी कि इंडिया गठबंधन की बात, एनडीए गठबंधन की बात करें, देखिए उनके पास सबसे बड़ा चेहरा कौन वहाँ लोकल लेवल पे? तो कोई नहीं। या गिने तो तीनों मतलब कौन? एकनाथ शिंदे जो खुद सीएम है, देवेंद्र फडणवीस जो सीएम रह चुके हैं लेकिन अभी डेप्यूटी सीएम है, ऑलरेडी शरद पवार के भतीजे अजीत पवार वो डेप्यूटी सीएम हैं। अब देखिए गणित कैसा है कि सीएम कौन? तो एकनाथ शिंदे, वो उनका खुद का शिवसेना है, ठीक है। सही बात। अब जो भी योजना बनाएंगे, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे लाडलू भाऊ योजना हो, या किसानों को फ्री बिजली देने की बात हो, या बर्तन बांटने की बात हो, कटोरी थाली ये सब बांटने की बात हो, वो उसमें फोटो किसका छपेगा? तो एकनाथ शिंदे का फोटो छपेगा। छपना भी चाहिए, सीएम है, सही बात। लेकिन बीजेपी को लगता है कि अगर फिर से ये बड़े हुए तीनों को सीएम बनाना पड़ेगा। और अमित शाह कह चुके हैं कि भाई अब हमारे अगुवाई में आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देवेंद्र फडणवीस इस बात से दुखी हैं कि मुझे डिप्टी सीएम बना दिया गया, अब अगली बार मैं सीएम बनूंगा कि पता नहीं, ठीक है। अगर बीजेपी को ज्यादा सीट आती है तो बन सकती है। मतलब वो एक तरफ सीएम फेस, मतलब वो अब समझो तीनों को, अब ये समझिए 99 टिकटों की जायरात खुद बीजेपी ने कर दी, सही, एक तरफा कर दी, ठीक है। उन्होंने न तो दोनों से पूछा, जो चंगू मंगू बोलते हैं, दो भाई, न तो क्या बोलते हैं अपने शिंदे साहब से पूछा, न तो पवार साहब, उन्होंने अपने हिसाब से एक तरफा 99 घोषित कर दिया। उसके अंदर परिवारवाद भी आ गया, भ्रष्टाचारियों को भी आ गया, सब लोगों को उन्होंने दिया, महिलाओं को भी दिया, जो जातिगत सेटिंग वो सब भी दिया, लेकिन उन्होंने उनसे नहीं पूछा, दोनों से। मतलब जितनी सीटें उनके भाग में आएंगी वो क्या प्रचार करेंगे? भाई देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे, ठीक है। वो दोनों का कोई अता पता होगा नहीं। अब ये समझिए कि शिंदे, उनको भी कुछ सीटें मिलेंगी, तो वो अपने हिसाब से घोषणा करेंगे और अपने से बताएंगे मैं सीएम हूं, मैं सीएम हूं, मैं सीएम हूं, और जगह देखो मेरा फोटो छपता है, मेरा फोटो छपता है, ठीक है। अब तीसरी बात, अजीत पवार क्या बोलेंगे कि मैं भी सीएम हूं, क्योंकि मैं वित्त मंत्री हूं, मैंने जो पैसा बांटा वो तो खाली सीएम है, वित्त मंत्री तो मैं हूं, मैंने पैसा बांटा है। तब जब उसके पोस्टर छपेंगे तो दोनों के पोस्टर नहीं छपेंगे। तीनों को एक रणनीति के तहत दी गई। देखो ओबीसी और दलित, इसकी जो जवाबदारी है वो जवाबदारी ली है बीजेपी ने कि वो हम कैसे उसको अपनी तरफ से लाएंगे। नंबर 1, मराठाओं की जवाबदारी जो है, जो ओबीसी जो है, उसकी जवाबदारी ली है एकनाथ शिंदे ने। और जो सेकुलर वोट हैं, जो लोग सेकुलर हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उसकी जवाबदारी ली है अजीत पवार ने। अब मुझे बताओ तीनों में कैसा विघटन स्थिति है, आपको बताऊं। मुस्लिम कैसे देंगे वोट बीजेपी को? सवाल तो आज भी वहीं खड़ा है। अगर बीजेपी को वोट नहीं, उनको पता है कि अजीत पवार को वोट देने का मतलब है कि मोदी को वोट देना, ठीक है। बीजेपी को वोट देना, तो कैसे वोट देंगे? तो नहीं देंगे वोट, तो हारेगा कौन? अजीत पवार हारेगा, ठीक है। अब बात आई एकनाथ शिंदे की। मराठा रिजर्वेशन को कौन रोक रहा है? तो सबको पता है देवेंद्र फडणवीस रोक रहे हैं, बीजेपी रोक रही है, ठीक है। मतलब उनको भी ये पता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को हम वोट देंगे तो वो नहीं, एकनाथ शिंदे को अगर वोट देते हैं, वोट किसको मिलेगा? तो मोदी को मिलेगा, तो उसको भी वोट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दोनों तो हो गई बात।
मुस्लिमों का किसने बढ़ाया पैसा? एकनाथ शिंदे ने पैसा एकनाथ बढ़ाया। शिंदे ने। अगर अब बीजेपी को जो कट्टर लोग हैं वो बोलेंगे अगर साला हम जो क्या बोलते हैं इसको वोट देते हैं देवेंद्र फडणवीस को, तो हमारा वोट तो एकनाथ शिंदे को जाएगा, तो उसको भी नहीं देगा। मतलब ये संभावना है, एक तरफ आपको लाभ है तो एक तरफ बड़ा हानि भी है। आप भले लोगों को आपने पैसा दिया, वो उन लोगों को कन्विंस कर सकते हैं जो कहीं किसी की तरफ नहीं है। उनको लगता है भी हमारे घर में 4 लड़कियां हैं तो हमको 4,500 के हिसाब से मतलब 6,000 रुपये मिल रहे हैं। घर में एक लड़का भी है जो डिप्लोमा कर रहा है या उससे ज़्यादा पढ़ा, 10,000 रुपया वो भी मिल रहा है, तो 20-22 रुपये मिल रहा है। लेकिन उनको ये भी समझ में आता है कि हमारे बच्चों को कंटिन्यू पैसा नहीं मिलेगा, हमको 5 किलो अनाज भी लोग कर देंगे, हमारे बच्चे का विकास नहीं है। सबसे बड़ी बात उनको लगेगा कि अगर कल उठ के सरकारी नौकरी आएगी तो ये लोग रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। ये सब बातें वहाँ होने लगी। और इसलिए, और दूसरा देखिए, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, ये सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन जब बात गुजरात की और महाराष्ट्र की आती है तो बुनियादी फर्क क्या है, दोनों ने झगड़ा करके अलग हुए हैं। पता है, आज भी हम पाकिस्तान से मित्रता नहीं रख पाते। वो भारत का ही हिस्सा था ना। सही बात है। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन वही है ना। आज भी जो मराठी और गुजराती अलग हुए हैं, मराठी और गुजराती के बीच में आज भी दोस्ती नहीं हो पाई है। उनके मन में जो झगड़ा इस बात का हमेशा रहता है कि इन्होंने, गुजरातियों के मन में रहता है कि मराठियों ने मुंबई हमसे ले लिया, और मराठियों को ये लगता है मुंबई के ऊपर गुजरातियों का कब्जा है। ये बेसिक है सर। देखो आपको बता दूं, जब बाला साहब ठाकरे का आंदोलन शुरू हुआ था तो गुजरातियों को भी मारते थे वो हिस्ट्री है। आप पुराने गुजरातियों जो लोग से पूछिए, उनका पूरा आंदोलन था गुजरातियों को मारने का, भगाने का। लेकिन गुजराती इतने सक्षम थे वहाँ कि उनकी कुछ चली नहीं। और बाद में ये उनको सेकुलर हो जाना पड़ा कि उनको पता चल गया उद्धव ठाकरे को कि ये राजनीति चलेगी नहीं। अब देखिए वहाँ राज ठाकरे जो हैं, वो राज ठाकरे क्यों फेल हो गए? उन्होंने MNS बनाया, क्यों फेल हो गए? क्योंकि यहाँ वहाँ के युवाओं को ये बात पता चली कि अगर यहाँ पर इस राजनीति को हम समर्थन करेंगे तो कल के दिल्ली में अगर हम जाते हैं तो हमको वहाँ कोई नौकरी देगा नहीं। कल हम हैदराबाद जाते हैं तो हमको कोई नौकरी देगा नहीं। कल हम अहमदाबाद आते हैं तो हमको कोई मराठी को नौकरी देगा नहीं। इसलिए आप देखिए जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता हैं वो एकदम अलग हो गए। उनकी कोई राजनीतिक स्वीकार्यता नहीं, युवाओं ने उनको स्वीकारा नहीं। क्योंकि भैया देश जो है वो इतना बड़ा देश है, आप ये नहीं कह सकते मराठियों को यहाँ नौकरी मिलेगी, हम किसी दूसरे को नौकरी नहीं देंगे, तो भैया तो मराठियों को भी दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात उनको धीरे धीरे समझ में आ गई। ये बात तो मैंने आपको बताई कि उनका प्लस और माइनस क्या है। MVA में मतलब जो महाविकास आघाड़ी है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनके साथ शरद पवार जैसा नेता है, बड़ा नेता है। वो नेता है जो पूरी राजनीति को समझता है, वो दलितों की राजनीति को समझता है। इसलिए तो देखिए ना, लेकिन बावजूद इसके वो किस बात पर अलग हुए थे आपको पता है? शरद पवार इस बात पर अलग हुए थे कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं, बराबर। विदेशी मूल के होने के बावजूद उसके बाद भी कांग्रेस के साथ उन्होंने सरकार चलाई। मतलब ये बात उनको समझ में आती है। इसलिए कोई भी रणनीति अगर वहां वो बनाते हैं तो शरद पवार जो है वो पूरी रणनीति को तोड़ के रख देंगे। और इसलिए देखिए कि जब लोकसभा इलेक्शन के परिणाम आए, कांग्रेस अच्छी उभर के आई, तो वहां कैसे क्या रणनीति करनी। हाँ, कुछ सीटों पर दिक्कत है अभी भी उनके, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा दिक्कतों की सुलझा लेंगे। लेकिन सवाल यही है कि मराठा को आप CM बनाओगे, नॉन मराठा को CM बनाओगे, ये सब तो है, लेकिन विदर्भ आपके साथ में है कि मुंबई आपके साथ में है कि पश्चिमी महाराष्ट्र आपके साथ में है कि दक्षिणी महाराष्ट्र आपके साथ में है कि उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण आपके साथ में है कि पुणे आपके साथ में है कि विदर्भ आप, ये सब आपको वहां देखना पड़ेगा, वो समीकरण देखना पड़ेगा। अगर थोड़ा अच्छा बीजेपी और ये सब बीजेपी करती है तो निश्चित तो सरकार बना लेगी। लेकिन सबसे बड़ा मैंने बोला कि लेकिन राहुल गांधी की पूरी जो विचारधारा है जातिगत जनगणना की, वो एक, और दूसरा जो चाणक्य हैं, असली चाणक्य शरद पवार, वो और उद्धव ठाकरे की ताकत, ये तीनों इस तरह से वहां काम कर रही हैं कि लोग अब धीरे धीरे वहां भ्रमित होंगे नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता होने के बावजूद, अधिकारी होने के बावजूद, ये सब होने के बावजूद, लास्ट में इलेक्शन कमीशन होने के बावजूद भी अगर ये लोग ठीक से अपनी रणनीति बना पाए, ठीक से लोगों को अपनी बात पहुंचा पाए, तो वहां जीत जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकती है, देखिए अभी माहौल बन रहा है। हालांकि हम जब हरियाणा को लेकर चर्चा कर रहे थे तब हम कह ही रहे थे कि भाई जीत पक्की है, लेकिन वहाँ गलतियां हुई उनसे। अब वो गलती लोग यहाँ नहीं दोहराते हैं तो स्थिति हरियाणा से बिल्कुल अलग हो सकती है।
तो अनिल जी, झारखंड में बीजेपी के नेता क्यों टूट रहे हैं? देखिए, वो तो होना ही था। बीजेपी ने वहाँ जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में किया था कि एक तरफा किसी से भी लोकल नहीं, क्योंकि झारखंड में भी जो पूरा कब्जा है बीजेपी पर वो हेमंत सोरेन पर है। हेमंत सोरेन माफ़ करिएगा, हेमंता बिस्व शर्मा के पास है बीजेपी का। हेमंत बिस्व शर्मा का जो लोकल बीजेपी के नेता है उनकी बात सुनते नहीं है, उनको हाईकमांड से जो आदेश मिलता है उसको वो उसका पालन करवाते हैं, या पूरा कब्जा करके रखा है। उन्होंने जवाबदारी ली है कि मैं यहाँ जिताऊंगा, और आंखें बंद करके उन पर विश्वास किया जा रहा है। परिणाम ये आ रहा है कि जो बाबूलाल मरांडी उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नाराज थे। उसके बाद तो कई महिला वहाँ नेता हैं, एक मरांडी करके महिला नेता है, लुई से ऐसा कुछ नाम है, वो टूट के गई, जेएमएम में शामिल हो गई, और नेता वहाँ टूट रहे हैं क्योंकि उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन अभी तक लोटस होता था वो उनकी नाराजगी के कारण इसका सीधा फायदा वहाँ पर जो सत्ता पक्ष है, मतलब जो जेएमएम और कांग्रेस सरकार है, उसको हो सकता है। लेकिन अभी और देखिए आप, ये चीज़ महाराष्ट्र में भी होगी। जैसे ही टिकटों की घोषणा ये लोग करेंगे महायुति अपने हिसाब से, तो बहुत सारे जो नाराज लोग, कहा जाता है कि शरद पवार के गुट के लोग, कहा जाता है कि बहुत सारे बीजेपी के लोग, कहा जाता है कि शिंदे ग्रुप के जो लोग हैं वो शरद पवार के और उद्धव ठाकरे के टच में है। जैसे ही कुछ उनको लगेगा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अब कोई सुन नहीं रहा है, ना तो मोदी की सुन रहा है, ना तो शाह साहब की सुन रहा है, ना तो लोकल वहाँ बीजेपी के नेताओं की सुन रहा है, तो उनको अब पता है कि कैसे भी करके अगर कुछ हो जाता है तो हम चले जाएंगे दूसरे पाले में। क्योंकि मुंबई जिसके पास में सर सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति वो है, मुंबई जिसके पास में अगला पड़ाव जो होता है वो दिल्ली उसके पास में होता है, क्योंकि वहाँ से मनी मैनेजमेंट होता है। और देश में भी जिस तरह से आपका कॉरपोरेट, बीजेपी और मीडिया मिल के तिकड़म कर रहा है, और बीजेपी किस तरह लाभ ले रही है, और बीजेपी जीतने के बाद किस तरह कॉरपोरेट को लाभ करा रही है, वो धीरे धीरे अब मुद्दा बनता जा रहा है। ये बात, हालांकि ये मुद्दे राहुल गांधी अकेले ये बात कहते हैं, लेकिन शरद पवार के लिए आप कहोगे तो बोलेंगे वो तो अदानी के मित्र हैं। सही बात समझो, मतलब इंडिया गठबंधन ने भी अपनी खिड़की खोल के रखी है। समझो, अभी तेलंगाना में अदानी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, वो फोटा वगैरह उसका आपने देखा होगा, तो उसने भी खिड़की खोल के रखी है। क्योंकि देखो, बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन जानता है कि आज भरत भाई हैं तो कल दिलीप भाई होंगे, तो हमको दिलीप भाई से भी जो संबंध बना के रखो, क्योंकि धंधा हो सकता है कि भरत भाई मुझे 100 रुपए देंगे, लेकिन मैं दिलीप भाई से अगर संबंध बना के रखता हूँ तो 50 तो देंगे। अगर नहीं बनाऊंगा तो हो सकता है जेल हो जाए, नहीं बनाऊंगा तो हो सकता है जेल हो जाए। इसलिए वो बंदा जो भी होता है वो इस तरह से अपनी जो धंधा बिजनेस चलाता है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी आगे देखिए, अभी बीजेपी में से या और लोग जो किस तरह टूटते हैं। बीजेपी की भी अच्छी हालत नहीं है सर, न तो झारखंड में, न तो उनको भी पता है यहाँ पे भी साख का सवाल, अभी कुछ नहीं कर पाए तो आगामी दिवसों में नरेंद्र मोदी और ये लोग कुछ करने देंगे नहीं। अनिल जी, आज का आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की बहराइच में अब भाजपा के विधायक ने ही भाजपा को फंसा दिया, दंगा देखिए फैलाने का आरोप लगा दिया। देखिए, वह बहराइच में जो कुछ हुआ वो आपके हमारे सामने है। सही बात। राम गोपाल मिश्रा करके लड़का एक मर जाता है। कुछ दंगाई जाते हैं, मस्जिद के सामने डीजे बजाते हैं, भद्दी गालियां देते हैं, एक युवक को उसको चढ़ाते हैं और एक धर्म विशेष का झंडा तोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। वो झंडा टूटता है, उसके कारण फायरिंग होती है। फायरिंग के बाद युवक वहीं लुढ़क जाता है। इसके बाद पूरा नैरेटिव सेट होता है मीडिया के माध्यम से। अच्छे पत्रकार सर, जिनको हम सीनियर पत्रकार कहते हैं, यूँ कहें कि जो रोल मॉडल हैं, वो पत्रकार गलत खबरें फैलाते हैं। उस युवक का जो नख तोड़ा गया, आँख निकाली गई, फलाना डीकना, ये वो, वहाँ की पुलिस सफाई देती रह गई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फायरिंग में हुआ है, लड़का मरा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फायरिंग में हुआ है। लेकिन ये लोग माने नहीं। गलत खबर चलाने के बाद भी ये लोग ने माफ़ी मांगी नहीं। न तो कहते हैं कि ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन या एनबीए जिसको कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट, उसने न तो कोई कार्रवाई की। सोचिए, अगर आप और हम अपनी यूट्यूब चैनल पर या चैनल पर एक गलत खबर भी चला देंगे तो यूट्यूब क्या करता है, हमको येलो दे देता है, येलो मार्क कर देता है, या क्या करता है, आपको स्ट्राइक दे देता है, या आपको वार्निंग दे देता है। लेकिन उनको क्यों नहीं देता है? उनके पास भी तो 10-10 लाख, 20-20 लाख, 25-25 सब्सक्राइबर हैं, उनको क्यों नहीं देता है? मतलब यहाँ यूट्यूब का भी दोहरा चरित्र सामने हमको आता है कि उनको नहीं देगा लेकिन आपको हमको देगा। ठीक है, वो तो यूट्यूब की बात है। अब कुल मिला के जो आपने बात कही
बात वही थी कि ये पूरा जो दंगा क्यों किया गया, जो इलेक्शन बाई इलेक्शन 10 सीटों के आ रहे हैं, हालांकि 9 इलेक्शन है, मिल्कीपुर का नहीं हो रहा है, इसलिए किया गया पूरा नैरेटिव सेट किया जाए। बीजेपी के लोग वहाँ गए, मैं नहीं कह रहा हूँ वहाँ बीजेपी विधायक ने जो एफआईआर की उसकी बात कर रहा हूँ। बीजेपी का शहर प्रमुख जो युवा मोर्चा का है वो, बीजेपी के कुछ लोग ये पूरे कांड में शामिल हैं, ऐसा आरोप लगाया है। वो लोग जाके दंगा भड़काए, इतना ही नहीं, मीडिया वालों को भी मारा, लोगों को पूछा तुमने कलावा पहना है, तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, उनको बोला कि तुम गायत्री मंत्र करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, तब जाके लोगों को छोड़ा है। सर पहली बार, बहुत सारे पत्रकार मेरे लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने कहा कि सर हम पहली बार कवरेज करने वहाँ गए तो पहली बार हमको एहसास हुआ कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। सही बात है, पहली बार हमको एहसास हुआ कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। अभी तक हमको लोग पत्रकार कहते थे, लेकिन अब हमको हिंदू और मुस्लिम में बांटने लगे हैं। कई लोगों ने कहा सर हम सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में भी गए, लेकिन कभी हमको इतना डर लगा नहीं। मतलब साफ है कि हिंदुओं से अब हिंदुओं को डर लगने ये माहौल किसने बनाया है? तो माहौल भाजपा ने बनाया है, ये माहौल जो है वो नरेंद्र मोदी ने बनाया है, ये माहौल जो है वो मोहन भागवत ने बनाया है, ये लोगों ने मिलकर ये माहौल बनाया है। आपको हमको लगता होगा कि अमित शाह में और योगी में नहीं बन रहा है, मोदी में और योगी में नहीं बन रहा है, क्या कहते हैं मोहन भागवत में योगी में, ऐसा कुछ नहीं है सर, तीनों में बन रहा है। तीनों देखो हिंदुत्व को लेकर एक ही लाइन पे बोलते हैं। एक बंदा बोलता है इनका बटोगे तो कटोगे, दूसरा बंदा बोलता है बटाना नहीं है, तीसरा बंदा हालांकि ये शब्द नहीं निकालता है लेकिन उसका मतलब वही निकलता है, और वो बोलता है कि भाई हमको खुद ताकतवर बनना पड़ेगा, हम किसी की राह नहीं, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद ताकतवर होता है। मतलब आप जो है वो खुद लोगों को उस्केरते हो, लोगों को आप बड़ी बड़ी बातें करके उनको चढ़ाते हो, उनको उनका पारा टेम्परामेंट गलत करते हो, और बाद में जब वो युवक मर जाता है, देखिए एक जो राम गोपाल लड़का जो मरा है, आप 1.5-2 महीने के बाद जाइएगा उसके घर से, कोई नहीं जाएगा, अभी सब जाएंगे, फोटो पढ़ाएंगे, सीएम ने बुलाया है, सबने किया है, सब करेंगे, सब 2-3 महीने के बाद उनके घर कोई नहीं जाएगा, पूछेगा भी नहीं, कोई नेता नहीं जाएगा सर। और तब वो उस परिवार से आप पूछना भी कोई मदद करने के लिए आएगा, तो कोई बोलेगा नहीं सर कोई मदद करने के लिए नहीं आया। यही आर्मी वालों के जब गुजर जाते हैं सब बड़े बड़े नेता जाते हैं फोटो पढ़ाने के लिए, लेकिन जब उसी वही आर्मी के लोग अगर फरियाद करते हैं, मैंने देखा है सर किस तरह से जब ये एक्स आर्मी वाले यहाँ अहमदाबाद में, सॉरी माफ कर, गांधीनगर में फरियाद करते थे, तो किस तरह पुलिस को वहाँ बैठा कर माहौल ख़राब करने का प्रयत्न किया जाता था, किस तरह उनको जेल में बंद करने का प्रयत्न किया जाता था, किस तरह उनको परेशान किया जाता था, ये सब हमने देखा हुआ है, हमारे यहाँ के सामने का मामला है। कुल मिला के बात यही है कि इनको न तो हिंदुत्व से कोई मतलब है, न तो इनके बेटों से कोई मतलब है, आपके बच्चों से इनको खाली अपने बच्चों से मतलब। अब देखिए इनके बच्चों ये कहते क्या हैं, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। राहुल गांधी परिवारवाद का सबसे पहला उदाहरण है, तो क्या अनुराग ठाकुर उदाहरण नहीं है? आप सवाल पूछो, क्या वरुण गांधी उदाहरण नहीं थे? गुजरात में आप देखो, या अभी जो आप जिन लोगों को आपने टिकट दिया उदाहरण नहीं है। लेकिन मैं ये लोकतंत्र में मैं ये मानता हूँ दिलीप भाई कि परिवारवाद कुछ होता नहीं है। क्यों बताऊँ, मेरी पार्टी है तो अपने बच्चों को मैं शायद पार्टी में हुद्दे दे सकता हूँ, बराबर उसको कोई स्थान दे सकता हूँ, लेकिन उसको जीतना तो पब्लिक के वोट से ही है ना। सही बात है ना, मैंने उसको टिकट दिला दिया, लेकिन जिताना या नहीं जिताना पब्लिक की बात है, पब्लिक उसको जिताती है, इसका मतलब वो लोकप्रिय है। राहुल गांधी हारे और राहुल गांधी 2 जगह से जीते, आप 5 लाख वोट से जीतते हैं, बाद में आप 1.5 लाख वोट से जीतते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोट से जीतते हैं और राहुल गांधी 4.5 लाख वोट से जीतता है, क्या फर्क है? तो स्वाभाविक लोकप्रियता उसकी ज़्यादा है, तो कैसे परिवारवाद की बात हुई? ठीक है ना। परिवारवाद क्या है मैं आपको बताता हूँ। परिवारवाद वो है जैसा उसने कोई एग्जाम दिया, पब्लिक में उसको कोई जुटा पहचानता भी नहीं। हाँ, आज देखो आईसीसी में वो चेयरमैन हो गए, कैसे हो गया, सेट हो गया उनका, क्योंकि ये परिवारवाद का उदाहरण है। क्यों? सब कुछ आपके कब्जे में था और आपने सब कुछ है। आप जाके इलेक्शन लड़ाइए ना, सही बात, जय शाह को आप इलेक्शन लड़ाइए, एक बार जाके आपको लगता है कि आप में दम है, आप वायनाड में लड़ा दीजिए, वायनाड में प्रियंका गांधी के सामने जाके लड़ा दीजिए जय शाह को। होने वाले ना, अभी पर्चे नहीं भरे गए, पर्चे भर दीजिए, आप में ताकत हो तो। मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर परिवारवाद की बात करते हैं अमित शाह, तो उनमें ताकत है तो जाके लड़ा दीजिए प्रियंका गांधी के सामने, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन जीतता है कौन हारता है आ जाएगा।
या राहुल गांधी के सामने लड़वा दीजिए, किसी के सामने, किसी के सामने भी लड़वा दीजिए, आप में ताकत है तो। लेकिन आप वो करेंगे नहीं। पूरी बात मिला के यही है कि इनको आपके बच्चे से मतलब नहीं है। आपके बच्चे खाली जाके मस्जिद के सामने डीजे बनाएं, गंदी गंदी गालियां दें, पाकिस्तान को गालियां दें, मुस्लिमों को गालियां दें, उनकी मस्जिद पर, उनके घरों पे छत पे चढ़ के उनके झंडे गिराएं, गोलियां खाएं और मर जाएं। इनके बेटे बेटियां एमएलए बने, उद्योगपति बने, नेता बने, विदेश में जाएं, घूमें फिरें, मजा करें और आएं बड़े नेता बनकर और आपको सलाह दें, आप हिंदुत्व के लिए आपको लड़ना है, राष्ट्रवाद के लिए आपको लड़ना है, लेकिन मेरा बेटा नहीं लड़ेगा। मेरा बेटा तो आराम से इसी गाड़ी में घूमेगा, वो बीसीसीआई में जाएगा, आईसीसी में जाएगा, बड़ा नेता बनेगा। अपने में कहावत है ना कि जो माल होता है वो मदारी खा जाता है और बल है ना बंदर दिखाता है खेल। ये इस तरह का ही हुआ ना। मतलब आपका कहने का मतलब तो आपके हिसाब से ये है कि जो उनके लिए दूसरे जो लोग हैं बंदर हैं, दूसरे के बच्चे जो हैं वो बंदर हैं और खुद वो मदारी हैं उनके बच्चे। मतलब लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या अमित शाह अपने बेटे को प्रियंका गांधी के सामने लड़ा सकते हैं चुनाव? दम में तो लड़ाए, मैं उनको चुनौती देता हूँ। सही बात है ना, उनमें अगर हिम्मत होवे तो ये करके देखना चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार, तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे एक बेल बटन दबाइए।